दोस्तों, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आज लगातार बदलाव देखने को मिल रही है। आज पूरी दुनिया में एक सुपर पावर है तो कुछ रीजनल सुपर पावर्स बन रहे हैं, जो हो सकता है बाद में चल करके एक सुपर पावर भी बन सके। चाइना आज के समय में एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है। इस क्षेत्र में बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी आक्रामकता को बढ़ाने का काम कर रहा है। आज चाइना अपने क्षेत्र में बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया समझ भी रही है और देख रही है। परंतु आखिर ये बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी होती क्या है? दरअसल यह एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें कोई देश अपने आसपास के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का काम करता है और अपने दुश्मन देशों की शक्तियों को लगातार कम करते रहता है, साथ ही साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहता है। कुछ समय बाद वो क्षेत्र में अपनी आक्रामकता को सब दूसरे देशों पर जाहिर करने लगता है, जो बाद में चल करके एक आम बात बन जाती है। आज दक्षिण चीन सागर में चीन भी कुछ इसी प्रकार की हरकतें कर रहा है। बीते कुछ दिनों में चीन की आक्रामकता दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के खिलाफ बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि चीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के विमानों को भी निशाना बना रहा है। परंतु चीन के इन गतिविधियों को लेकर के दुनिया इसे काफ़ी सामान्य मान रही है और चीन के खिलाफ कुछ भी करने से बच रही है। परंतु आखिर चीन ने इस क्षेत्र में किस प्रकार से ऐसा करके दिखाया है, आइए इसे समझने का प्रयास करें। आज चीन पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर चुका है। जहां चीन ने म्यांमार में वहां की सिविलियन सरकार को हटा करके मिलिट्री जुंता की सरकार को मजबूत किया है और लाओस और कंबोडिया जैसे देशों को लगभग अपना गुलाम ही बना चुका है। आज चीन कंबोडिया में अपना एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा बनाने पर भी काम कर रहा है। आज के समय लाओस और कंबोडिया चीन के समर्थन में आसियान गुट के अन्य सदस्यों को हितों की भी उपेक्षा कर रहे हैं। वहीं थाईलैंड में चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम कर रहा है। इससे पहले चीन ने थाईलैंड में क्रा कैनल के निर्माण में भी फंडिंग करने की पेशकश भी की थी। मलेशिया में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आज मलेशिया के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में एक ट्रेड ट्रांजिट कॉरिडोर को बनाने का काम चीन ही कर रहा है। ऐसे में थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश चीन के कर्जों के तले दबे हुए हैं और चीन द्वारा उनके जल क्षेत्र में अतिक्रमण करने पर भी विरोध करने की स्थिति में ये नहीं है। इंडोनेशिया में भी चीन बहुत बड़ी मात्रा में एफडीआई के रूप में निवेश कर रहा है और इन्हीं कारणों से आज आसियान के क्षेत्र आपस में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिनके सदस्य आपस में इस प्रकार से बटे हुए हैं कि वे एक दूसरे के हितों की भी परवाह नहीं करते। इन्हीं कुछ कारणों से आज चीन की आक्रामकता वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के खिलाफ लगातार बढ़ रही है। आज चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और चीन ने बड़ी ही तेजी से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डेस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और रिसर्च वेसल की संख्या को बढ़ाई है, जिसकी वजह से कोई भी देश चीन के आसपास भी नहीं दिखाई देता है। अब चीन मात्र कुछ वर्षों का इंतजार कर रहा है और इसके बाद वे पूरी दुनिया में अपने आक्रामक विस्तारवाद को शुरू कर देगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या आज के शक्तिशाली और अपने क्षेत्र में बाहुबली बन चुके चीन को रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। अगर आसियान देश सही से 3 मुख्य रणनीतियों पर काम करे तो वे दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवाद को रोक सकते हैं तथा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी मेंटेन रख सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करें। आज आसियान क्षेत्र में चीन काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है, परंतु यदि नज़दीक से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि चीन आज इस क्षेत्र में फंस चुका है। आज म्यांमार में चीन मिलिट्री जुंता की सरकार को मजबूत करने के लिए पैसे और हथियार दोनों ही प्रदान कर रहा है, परंतु आज के समय म्यांमार में विद्रोही गुट काफ़ी मजबूत हो गए हैं और विद्रोहियों ने अपनी एनयूजी सरकार भी गठन कर ली है, जिसे पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। आने वाले समय में म्यांमार में मिलिट्री जुंता की सरकार कभी भी गिर सकती है। वहीं थाईलैंड भी चीन के ऋण जाल को समझ चुका है और इसीलिए उसने क्रा कैनल जैसे प्रोजेक्ट में चीन के प्रस्ताव को छोड़ दिया था। थाईलैंड अन्य परियोजनाओं में भी चीन से ज़्यादा ऋण लेने से बच रहा है। क्षेत्र में वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश अब खुल करके चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज वियतनाम अपनी सैन्य स्थिति में सुधार करने के लिए अमेरिका, जापान और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तो वहीं फिलीपींस भी अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है तथा भारत के साथ सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए भी बातचीत कर रहा है। आक्रामक चीन के रवैये से इंडोनेशिया भी परिचित है और शायद इसीलिए आज इंडोनेशिया सभी देशों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स पर कार्य कर रहा है। कई वर्षों पहले इंडोनेशिया ने भी अपने सवांग पोर्ट का एक्सेस भारतीय सेना को प्रदान कर दिया था। एक प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग आसियान देश अपने स्तर पर चीन की योजनाओं को विफल करने की तैयारी कर रहे हैं।
परंतु ज़रूरत है कि ये सभी देश आपस में मिल करके एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान पर काम करें ताकि क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित किया जा सके। दक्षिण चीन सागर और आसियान क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए आसियान देशों को भारत के साथ मिलकर भी काम करने की आवश्यकता है। आज वियतनाम जैसे देश इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर रहे हैं। आज के समय में वियतनाम और भारत के बीच सैन्य संबंध काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। पिछले ही वर्ष में भारत ने INS क्रिपन जैसी मिसाइल कॉर्वेट को वियतनाम को उपहार के स्वरूप प्रदान किए थे, जो वियतनाम को अपनी समुद्र की सीमा को निगरानी रखने में मदद करेगा। वहीं भारत वियतनाम को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तथा ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करने का पेशकश भी कर चुका है, जिसे लेकर के दोनों ही देशों में बातचीत चल रही है। इसी बीच वियतनाम ने अपनी ना तारंग पोर्ट पर भारतीय नौसेना को अपने युद्धपोतों को तैनात करने का परमिशन भी प्रदान कर दिया है। भविष्य में दोनों देशों के बीच कई प्रकार के सैन्य उपकरणों का आपूर्ति को लेकर के बातचीत और आगे बढ़ सकती है। आज भारत और फिलीपींस के बीच में भी कई प्रकार के एग्रीमेंट हो चुके हैं। चीन के एग्रेशन से लड़ने के लिए आज भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करने का काम भी कर रहा है। भविष्य में दोनों देशों के बीच अन्य सैन्य उपकरणों के बारे में भी बातचीत चल रही है। वहीं कुछ दिनों पहले भी ये खबर आ रही थी कि भारत की एक निजी कंपनी अडानी पोर्ट्स अब फिलीपींस में भी अपने पोर्ट्स का निर्माण को लेकर के फिलीपींस की सरकार से बातचीत कर रही है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में भारत का प्रवेश चीन को चिंतित करने के लिए काफ़ी है। वहीं सिंगापुर ने भी अपने चंगी नेवल बेस पर इंडियन नेवी को एक्सेस प्रदान कर दी है। कुछ वर्ष पहले ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी सवांग पोर्ट को लेकर के बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ही भारत को सवांग पोर्ट का एक्सेस भी मिल जाएगा। भारत के अलावा इन सभी आसियान देशों को अमेरिका के साथ भी अपने गठजोड़ को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिका ऑकस जैसे संगठन पर काम कर रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर के परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, जो कि क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को रोकने का काम करेगा। आज आसियान क्षेत्र के सभी देश जैसे कि फिलीपींस और वियतनाम को भी अमेरिका के साथ मिलकर के ऑकस से जुड़ने का काम करना चाहिए तथा इसे और मजबूत करते हुए चीन के प्रभुत्व को तोड़ने का काम करना चाहिए। इसी प्रकार इन तीन मुख्य रणनीतियों पर यदि आसियान क्षेत्र के सभी देश कार्य करते हैं तो वे क्षेत्र में चीन के दबदबे को न केवल रोक पाएंगे बल्कि क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी मेंटेन रख पाएंगे। आशा करते हैं कि समय से पहले ही ये सभी देश इस प्रकार के निर्णय को ले पाएंगे और अपनी तैयारियों को पुख्ता कर पाएंगे और चीन के बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी को भी ध्वस्त कर पाएंगे। आर1 भारत में आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।